हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील शेखर और आप देख रहे हैं सुनील स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे CSS और जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल, कांस्टेंट्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है। देखिए, डिफरेंट बुक्स और ट्यूटोरियल्स में वेरिएबल्स की डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो एक्चुअल में सबसे सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर की तरह होते हैं। ओके, तो क्यों स्टोर किया जाता है डेटा को किसी प्रोग्राम में? इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे दो नंबर्स का एडिशन करके करवाना है, तो आप मुझसे पूछेंगे कि वो दो नंबर्स क्या हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कह दिया कि वो दो नंबर्स, एक 2 और दूसरा 5 है, ठीक है, तो या तो आप इन नंबर्स को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे या फिर अपने माइंड में इसको स्टोर कर लेंगे और उसके बाद इस पर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो इन द सेम वे प्रोग्राम के साथ में भी यही चीज होती है कि अगर आप किसी भी डेटा पर काम करवाना चाहते हैं तो पहले प्रोग्राम में उस डेटा को हमें स्टोर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत होती है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स जो हैं वो 3 तरह से डिक्लेयर किए जा सकते हैं। एक्चुअली तो 4 तरीके से किए जा सकते हैं, बट वो 4th टाइप मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले 3 तरीके जो हैं वो है आपका वेर, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स का यूज करके। ओके, तो अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको वेर, लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड्स का यूज जावास्क्रिप्ट में करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में वेरिएबल क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, वेरिएबल जो है वो एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन की तरह होता है। आप जानते हैं कि मेमोरी डिफरेंट मेमोरी सेल्स से बनी हुई है और किसी वेरिएबल x में, x उसका नाम है, उसमें आप एक वैल्यू 5 को स्टोर करते हैं, x इक्वल्स टू 5 की तरह। तो ये 5 जो वैल्यू है वो x के अंदर स्टोर हो जाएगी, बट इसको बाद में हमें यूज़ भी करना है। तो जब हमें इसे यूज़ करना है तो डेफिनेटली हमें इसका रेफरेंस पता होना चाहिए कि ये मेमोरी में कहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, जिसको हम सिंपल इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट कहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा लेट x इक्वल्स टू 5, तो जब हम ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट शुरू करते हैं तो 5 जो है हमारा वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा। बट इसके साथ ही x में 5 का रेफरेंस, उस मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस जहां पर 5 को स्टोर किया गया है, वो भी उसके साथ में स्टोर हो जाएगा, जिससे कि बाद में हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को मैं प्रोग्रामिंग की हेल्प से आपको, कोडिंग के हेल्प से आपको बाद में समझा दूंगा, अगर अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो सभी। इसके लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं पहले, और इसके बाद हम समझते हैं जो हमारा नंबर 3rd पॉइंट है वो ये है कि वेरिएबल शुड बी यूज्ड टू डिक्लेयर, वेर शुड बी यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स व्हेन वर्किंग फॉर ओल्ड ब्राउजर्स। देखिए, वेरिएबल्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट में 3 तरह से डिक्लेयर किया जाता है, वेर, लेट और कॉन्स्ट की हेल्प से। तो कब आपको वेर यूज़ करना है, कब लेट यूज़ करना है, कब कॉन्स्ट यूज़ करना है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि वेर जो कीवर्ड है ये आपको अभी तभी यूज करना है जब आप ओल्ड ब्राउजर्स के लिए कोडिंग कर रहे हो, क्योंकि ECMAScript 6 जो कि 2015 में लॉन्च हुआ है, उसमें लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स को ऐड किया गया है। 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि डिक्लेरेशन एक्चुअली होता क्या है। डिक्लेरेशन मीन्स कि दैट वी आर टेलिंग द compiler that this variable will be used in future, right? So declaration में हम क्या करते हैं कि हम बताते हैं कंपाइलर को कि हम फ्यूचर में इस वेरिएबल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहता हूं let x, okay, so I have not used this variable yet,
but I am saying, I am declaring that I will use this variable x in future and will store some value inside that. Okay, so this is declaration ना. Constants, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि constant का मतलब है which is not going to be changed, right? You don't want to change the value of a variable, you can use a constant. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करना है प्रोग्राम में, तो वहां पर आप कॉन्स्ट का यूज करते हैं. क्या होगा कि ये जो वैल्यू हम कॉन्स्ट से डिक्लेयर करेंगे ये पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी. ठीक है, और इफ यू डोंट वांट द टाइप ऑफ अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट अरेज टू बी चेंज इन अ प्रोग्राम, यूज कॉन्स्ट. हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी वेरिएबल जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे कि एरेज या ऑब्जेक्ट, इनकी टाइप को अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी हम कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं. तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जैसे कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू 3.14. ओके, तो आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के जो भी स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो हम जानते हैं कि पाई जो है वो एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 3.1415 इस तरीके से होती है. तो अगर आप अपने किसी प्रोग्राम में पाई की वैल्यू को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू को तो हमें चेंज नहीं करना है, हमारे बाकी सारे जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं. ठीक है, बट पाई की वैल्यू हमारी कांस्टेंट ही रहेगी. तो बेटर यू यूज़ कांस्टेंट इन प्लेस ऑफ अ वेरिएबल. ओके, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या एरे आपको बनाना है जिसका टाइप आप चेंज नहीं करना चाहेंगे पूरे प्रोग्राम में, और ऑब्वियसली आप नहीं ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है जो कि है आपका ये कॉन्स्ट पर्सन इक्वल्स टू नेम रिया एंड ID 1. जो मैंने आपसे बात की वो ये थी कि वेरिएबल्स को जावा स्क्रिप्ट में वेर, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है. तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है. तो इसके लिए मैं एक छोटा सा स्क्रिप्ट मैंने एक बना लिया है. छोटा स्क्रिप्ट का यूज़ करके आप जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं. ये स्क्रिप्ट आप बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं या हेड सेक्शन में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं लेट की हेल्प से. ठीक है, देखते हैं. तो सिंपली एक मैंने वेरिएबल लिया है ये लेट एक्स. ओके, सो दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. ओके, मैं कमेंट डालता जाता हूं जिससे कि आपको क्लियर रहेगा कि मैं क्या यूज कर रहा हूं यहां पर. सो दिस statement is called declaration. Declaration, as I have already told you, tells the compiler that we are going to use this variable in future. We have not used this because when you write this statement let x, so you are not using this statement, using this variable x here, but you will use this variable in future. How you will use it? Because when you store some value inside that x variable, so कैसे आप यूज करेंगे इस वेरिएबल को. तो अभी जो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है वेरिएबल के रेफरेंस में, दैट इज इनिशियलाइजेशन. और वो हम कैसे करते हैं, अगर मैंने इसको, अगर मुझे वैल्यू देना है, सपोज मैं x में एक नंबर स्टोर करना चाहता हूँ 10. ओके, तो मैंने क्या किया, इसमें x इक्वल्स टू 10 लिख दिया और इसको मैं एक कमेंट दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट. ठीक है, दिस इज इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट. तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, x इक्वल्स टू 10. ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया है आपको मैं बता देता हूं कि ये जो इक्वल्स टू है जिसको आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर. ये क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस द वैल्यू ऑन द राइट साइड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, फिर से एक बार मैं बोल देता हूं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन कर देता है. ठीक है, तो इस तरीके से जो 10 है ये x के अंदर स्टोर हो जाता है. अब अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो सिंपली अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ स्क्रीन पर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैं इसको प्रिंट कराता हूँ. ठीक है, और ये x को मैंने प्रिंट करा दिया इसके बाद में. तो अभी हम देखते हैं कि क्या x की वैल्यू हमें स्क्रीन पर मिल रही है.
इसके लिए मैं इसको रन कराता हूँ लाइव सर्वर पर। या देखिए आपको 10 ये वैल्यू जो है हमें स्क्रीन पर मिल पा रही है। इसको मैं एक साइड में एडजस्ट कर देता हूँ ताकि दोनों आउटपुट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको ये 10 देखिए दिख रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं यहाँ पर ब्रेक डाल दूंगा जिससे कि आपको क्लियरली आपको आउटपुट मिलता रहे हर लाइन में, ठीक है। एक ब्रेक मैं यहाँ बीच में लगा देता हूँ, ओके, ये ब्रेक मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने आपसे बताया था कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम वेरिएबल को वेर से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल में बना लेता हूँ वेर वाई, ओके। और इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं एक साथ इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। तो मैंने वेर वाई इक्वल्स टू 15 मैंने लिख दिया यहाँ पर है, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, मैं एक बार कमेंट डाल देता हूँ, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सो पर हो क्या रहा है, जब मैं लिखता हूं वेर वाई इक्वल्स टू 15, तो पहले तो एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है वेर वाई विच डिक्लेयर्स which tells the compiler that we'll use this variable y and then initializes this with the value 15। तो क्या होता है कि मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होता है जहां पर 15 स्टोर हो जाता है और जो उसका रेफरेंस है वो कहां पास हो जाता है, हमारे इस y नाम के वेरिएबल में पास हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में एक वेर का यूज भी हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और आपने देखा कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ ही पॉसिबल हैं। मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूं इसका कि क्या आ रहा है, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके साथ में मैं क्या प्रिंट कराना है, हमको वाई प्रिंट कराना है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये देखिए 15 हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जैसे ही मैंने इसको सेव किया है, क्योंकि लाइव सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपसे कहा कि जो थर्ड हमारा जो तरीका है वो है हमारा कॉन्स्ट, ठीक है, कांस्टेंट का यूज़ करने का। तो कॉन्स्ट का यूज़ हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे प्रोग्राम में किसी वैल्यू को चेंज नहीं करना है पूरे प्रोग्राम में, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको हम कांस्टेंट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही पाई का एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, 3.14 से मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया, तो ये जो पाई है हमारा ये पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा। तो ज़रा हम देखते हैं, पहले मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। ओके, देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक ब्रेक और लगा देता हूँ बीच में, ताकि आपको आउटपुट नेक्स्ट लाइन में मिले और आपको ठीक से समझ में आ जाए। ओके, तो ये देखिए अब पाई की वैल्यू को प्रिंट कराया हमने, दैट इज 3.14 इज प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, तो अब इसके बाद में अब मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि जो कांस्टेंट की वैल्यू को आप पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते, ये एक रूल है। तो इस रूल को भी हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पाई को जो वैल्यू पहले मैंने 3.14 दी है उसको मैं असाइन करके मैं 3.1415 कर देता हूँ, ठीक है। मैं स्लाइटली चेंज करता हूँ इसको। अब देखते हैं कि क्या अब ये वैल्यू प्रिंट हो रही है क्या, मैं दिखवाता हूँ आपको। तो इसको भी हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं क्या प्रिंट हो रही है ये। तो देखिए ये जब मैंने इसको सेव किया तो अभी हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो पाई की वैल्यू मैंने दोबारा से इसको इनिशियलाइज किया है 3.1415, ये हमको अब नहीं मिल पा रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों नहीं ये हमको मिल पा रही है। इंस्पेक्ट करके हम इस एरर को चेक करेंगे कंसोल पर जाकर। तो ये देखिए अनकॉट टाइप एरर असाइंड टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो आपने देख लिया कि एक बार चूंकि मैं कांस्टेंट वेरिएबल पाई को इनिशियलाइज कर चुका हूँ 3.14, तो अब दोबारा से जब मैं इसको री इनिशियलाइज करने की कोशिश करता हूँ पाई को 3.1415, तो मैं इसे नहीं इनिशियलाइज कर पा रहा हूँ, री इनिशियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कांस्टेंट अगर आप किसी भी वैल्यू को अगर आप करते हैं प्रोग्राम में तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको
एरर मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ तो ये एरर चला जाएगा। देखिए मैं सेव कर देता हूँ इसको, ये देखिए ओके, तो हमें एरर अब मिलना बंद हो चुका है। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं वेरिएबल्स जब आप डिक्लेयर करते हैं लेट, वेर और कॉन्स्ट के साथ में, तो इनको भी हम चेक करते हैं कि क्या ये अप्लाई होते हैं रूल्स में या नहीं होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो रूल है वो ये है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड। अब ये री डिक्लेयर्ड का क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो ये है कि जब आपने एक बार इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कोडिंग से मैं आपको बता देता हूँ, कोडिंग से समझा देता हूँ कि एक बार जब मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया इस लेट एक्स से स्टेटमेंट से, तो मैं दोबारा से ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकता। ओके, ये लेट एक्स इक्वल्स टू 10, ओके, ये स्टेटमेंट मैं दोबारा से नहीं लिख सकता। उसका रीज़न ये है कि मैंने अभी आपसे कहा कि वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद लेट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, कि अगर आपने किसी वेरिएबल को लेट से डिक्लेयर किया है तो आप दोबारा उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से जो है क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। देखते हैं कि क्या अगर मैं ये लाइन लिखता हूँ तो क्या प्रोग्राम में एरर होगा या एग्जीक्यूशन होगा। हमें पता चल जाएगा कि अगर एग्जीक्यूशन होता है तो इसका मतलब है कि ये एरर नहीं होगा। बट देखिए आपके सामने एक एरर आ रहा है, अनकॉट सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो भी वेरिएबल आप लेट से, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ये चीज़ को, कि अगर आपने किसी वेरिएबल को लेट कीवर्ड का यूज़ करते हुए डिक्लेयर किया है इस स्टेटमेंट की तरह लेट एक्स, तो आप इस वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि इनिशियलाइजेशन की वजह से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं लेट एक्स को देखिए दोबारा से ये मैंने लिखा है और यहाँ पर अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 10 ये इस कमेंट को हटा देता हूँ तब भी हमें सेम एरर मिलेगा। ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया है और तब भी हमें सेम एरर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो रूल है ये ठीक है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद लेट कैन नॉट बी री। नेक्स्ट रूल है वो है वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद वेयर कैन बी री डिक्लेयर्ड। इसका मतलब है कि अगर आपने वेयर की कीवर्ड का यूज़ करते हुए किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो आप उसको री डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को भी चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है। फिलहाल अभी मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ ताकि इसकी वजह से एरर हमें नहीं मिले। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल में ए नाम से मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ और इसको मैं दोबारा से मैं लिखता हूँ वेयर ए इक्वल्स टू 10। ओके, 12 लिख देता हूँ मैं ताकि वैल्यू चेंज रहे। और इसके बाद में मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ए को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और एक ब्रेक बीच में मैं लगा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली आपको पता चले, लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये लगा दिया और अब मैं सेव करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि क्या मिल रहा है हमको। ये देखिए हमें 12 मिल रहा है। और अब आप देखिए कि इस रूल को समझिए कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप वेयर कीवर्ड का यूज़ करके अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप उसे दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए वेयर ए, यहाँ पर ये ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर मैंने लिखा है वेयर ए इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स कि वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल ए, देन वी आर री डिक्लेयरिंग दैट वेरिएबल। Okay, in the next statement we are redeclaring that variable and initializing it with a value 12, but it is showing us no error and we are getting the output 12 here. So as variable को where कीवर्ड का यूज करते हुए डिक्लेयर किया है तो आप उसको दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी। और अब हम देखते हैं हमारा थर्ड रूल जो है इस चीज़ को भी हम चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट z, ओके, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 2.5, राइट। और इसके बाद मैं वेरिएबल देता हूँ कॉन्स्ट z इक्वल्स टू 2.9। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया है। ठीक,
तो अब मैं अब सॉरी इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, हाँ ठीक है। और अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट z। तो देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट चेक करते हैं हम। हाँ देखिए नहीं मिल रहा है हमको आउटपुट, लिख रहा है कि आइडेंटिफायर एरर हमको मिल रहा है, आइडेंटिफायर z हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। बट ठीक है, बट अभी हम इसमें से अगर हम इस कॉन्स्ट कीवर्ड को अगर हम हटा देते हैं तो देखिए वो एरर चला गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये देखिए एरर चला गया है। बट हमें एक दूसरा एरर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो ये है कि हम असाइनमेंट करना चाह रहे हैं ऐसे वेरिएबल में जिसको हमने ऑलरेडी कांस्टेंट बना रखा है, क्योंकि हमारा जो ये वेरिएबल है z ये कांस्टेंट है जिसको हमने पहले से वैल्यू दे रखी है। और आप जानते हैं कि एक वेरिएबल जिसको कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके आप डिक्लेयर करते हैं उसको आप दोबारा से वैल्यू आप नहीं दे सकते, यानी कि आप उसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो गया। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ये गलत हो गया है, कांट बी रीडिक्लेयर। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर आप किसी वेरिएबल को अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से अगर आपने बनाया है तो उसको ना तो आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही री इनिशियलाइज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स का क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स का क्या यूज़ होता है इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन पहले मैंने लिखा है इसको मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि आइडेंटिफायर्स आर द यूनिक नेम्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, देखिए आप जानते हैं कि जब भी हम किसी लैंग्वेज में, चाहे आप सी की बात करें या जावा की बात करें, किसी भी लैंग्वेज में हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं यूनिक नेम्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स का नेम एक सभी लैंग्वेजेस में कुछ नेमिंग रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में भी वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं जो कि वन बाय वन कोडिंग की हेल्प से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि वेरिएबल नेम्स कैन बी स्टार्टेड विद अ लेटर, नंबर्स, अंडरस्कोर कैरेक्टर एंड डॉलर साइन। तो पहला जो रूल है वो हमारा क्या है कि हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके नेम को हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी लेटर से। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, लेटर से हम अभी तक कर ही रहे हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ करके भी हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया है मेरा नाम सुनील, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया, देखते हैं प्रिंट करके क्या ये प्रिंट हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो देखिए अभी तक कोई एरर हमको नहीं मिला है, तो ज़रा मैं चेक करता हूँ कि क्या ये एग्जीक्यूट होता है। अब आउटपुट देखते हैं हम इसका, मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, सेव, हाँ ये देखिए मैंने सेव किया जैसे ही वैसे ही हमको ये नेम जो वेरिएबल मैंने बनाया है अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है, इसकी वैल्यू हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो रही है। ओके, तो पहला रूल जो हमने पढ़ा वो ये था कि आप अंडरस्कोर कैरेक्टर से किसी वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा रूल है हमारा वो ये कह रहा है कि आप डॉलर का साइन का यूज़ करके भी आप वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ राजेश, लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद मैं इसी को प्रिंट कराता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और डॉलर नेम। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा हमें कि क्या डॉलर सिंबल का यूज़ करके हम स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल को या नहीं। अगर एरर नहीं आता है तो हमें पता चल जाएगा। ओके, और एक ब्रेक में लगा देता हूँ बीच में, जिससे कि आउटपुट आपको नेक्स्ट लाइन में मिल जाए क्लियरली। ओके, तो सेव करता हूँ मैं। देखिए हमारा नेक्स्ट वेरिएबल जो हमने बनाया है डॉलर नेम 1, और इसको मैंने इनिशियलाइज़ किया राजेश नाम की स्ट्रिंग से, तो ये हमें राजेश मिल रहा है। तो इससे दो रूल्स हमारे इस्टेब्लिश होते हैं। पहला ये कि आप वेरिएबल नेमिंग रूल में नेम्स को आप अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं और डॉलर कैरेक्टर से भी स्टार्ट। वेरिएबल्स नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर बट कैन कंटेन
नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल नेम्स को हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट उसमें नंबर्स हो सकते हैं। तो ज़रा इस रूल को भी हम चेक करते हैं, ठीक है, इस रूल को भी हम चेक कर लेते हैं अपनी कोडिंग में, देखते हैं जरा। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसको कि मैं नंबर से स्टार्ट करूंगा, जैसे मैंने इसको 9x दे दिया है, और मैं देखता हूं कि क्या ये वेरिएबल हमारा प्रिंट हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैं 9x को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, तो अभी भी एरर मुझे दिखाई अभी से देने लगा है, और मैं फिर से आपको फिर भी आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन ये आ जाए। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी वेरिएबल को आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। बट हम देखते हैं कि क्या ये नंबर्स को कंटेन कर सकते हैं। तो मैं x9 कर देता हूँ इसको 9x के बजाय, और देखिए एरर, आई थिंक अभी से ही एरर रिमूव हो रहा है। सेव करते हैं हम इसको, और ये देखिए हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, x9 इक्वल्स टू 10 हमने इनिशलाइज किया है, और हमें 10 यहाँ पर मिल पा रहा है ईजिली। ओके, तो इस तरीके से ये रूल भी इस्टेब्लिश हो जाता है, और कह रहा है कि नेम्स आर केस सेंसिटिव, जैसे कि x एंड स्मॉल x आर डिफरेंट। तो अब इसको भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको कि क्या ऐसा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए, एक वेरिएबल मैं आपको बनाता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 10, x नाम से हम ले चुके हैं, तो मैं a कर देता हूँ, लेट a इक्वल्स टू 10, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, ठीक है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, और एक लाइन ब्रेक भी बीच में मैं डाल देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट br, ठीक है, एक ब्रेक भी इसके बीच में मैं डाल देता हूँ। ओके, तो देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। ये देखिए 10 प्रिंट हो रहा है, इसके साथ में इसका ब्रेक मैं एक ऊपर भी मैं इसमें डाल देता हूँ, तो आपको आउटपुट नीचे नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं एक ब्रेक। ओके, तो देखिए ये 10 हमें नीचे मिल रहा है। ये जो 10 हमें मिल रहा है ये क्या है, ये हमारे इस a की वैल्यू है जिसको हमने इनिशलाइज किया है, इस वेरिएबल को हमने इनिशलाइज किया है 10 से, और हमें ये प्रिंट हो रहा है। बट मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो रूल है वो ये कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए स्मॉल a और कैपिटल A दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। तो ज़रा हम देखते हैं कि ऐसा है क्या। तो मैं इसको फिर से इसको मैं 15 दे देता हूँ। अब कैपिटल A मैंने वेरिएबल बनाया है, और इसको भी प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि क्या हमको मिलता है। ओके, ये ठीक है, तो देखिए ये हमने प्रिंट करवा दिया इसको, और हमको क्या मिल रहा है। अच्छा, ये मैंने स्मॉल a को कराया, अभी कैपिटल A को मैं करा देता हूँ। ये देखिए हमें 15 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है लेट a इक्वल्स टू 10, इसमें जो ये वेरिएबल लिया है हमने स्मॉल लेटर से है, ये डिफरेंट वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल हमने लिया है कैपिटल A, ये एक डिफरेंट वेरिएबल है। ओके, तो इससे पता चलता है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें कि वेरिएबल नेम्स a और a यानी स्मॉल a और कैपिटल A दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वेरिएबल के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट वीक में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये सीरीज़ हमारी फुल स्टैक डेवलपमेंट तक जाएगी, जिसमें कि ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको कि मैं अगला फुल स्टैक में आपके रिएक्ट और उसके बाद में फिर एक्सप्रेस और नोड को मैं कवर करूँगा, और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि डॉकर को भी कवर करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए